हाँ तो बच्चों कैसे हो आप? आई होप सारे बच्चे अच्छे हैं। गुड। तो हम पार्ट 1 7th क्लास का पार्ट 1 पढ़ रहे थे, पंछी उन्मुक्त गगन के। उसके हमने जो पद्य हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं, यानी उस पद्य के सारे भावार्थ हम समझ चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन और आंसर्स की, जैसे लिखिए, पढ़िए, सुनिए, भाषा की बात और शब्द भंडार, जिसमें हम पहले लेंगे सबसे पहले शब्द भंडार और भाषा की बात। ये क्या हो गया? ये आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। इसमें थोड़ा थोड़ा व्याकरण है। अब व्याकरण की बात हम करते हैं तो एक दिन में व्याकरण की जो छोटे छोटे व्याकरण की आपको जो जरूरत है जिस चीज़ की, ऐसे तो व्याकरण इतना बड़ा है, एक समुद्र के समान है जिसमें हम डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन जितना आप लोगों को ज़रूरत है, जितना आपके एग्जाम में आएगा, उतना व्याकरण में आप सारे बच्चों को अलग से क्लास लेके, छोटे छोटे व्याकरण से क्लास लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल तो हम जो आपकी बुक्स में है, जितना आपको बुक में दिया है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे? शब्द भंडार। शब्द भंडार का मतलब क्या होता है बच्चों? पता होना चाहिए आपको। हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं बस, अब शब्द भंडार है। शब्द का मतलब क्या होता है? वर्ड, है ना, वर्ड्स। भंडारा यानी जैसे कि आप स्टोर रूम बोल सकते हो। स्टोर रूम में हम अनगिनत सामान रख देते हैं, पटक देते हैं, ये भी रख दो, वो भी रख दो, ये भी रख दो, यानी शब्द भंडार यानी हमारी डिक्शनरी। अब शब्द भंडार में जो शब्द होते हैं उनका अर्थ हमें समझने की कोशिश यहाँ पे करनी है। शब्द भंडार में हमारी बुक में जो है, आपकी बुक में जो प्रथम पाठ में दिया हुआ है भिन्नार्थ वाले शब्द। भिन्नार्थ वाले शब्द का क्या मतलब होता है? भिन्नार्थ, भिन्नार्थ, भिन्न, भिन्न यानी अलग, अर्थ वाले शब्द। भिन्नार्थ वाले शब्द यानी अलग अलग अर्थ वाले शब्द, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, उसको कहते हैं भिन्नार्थ, अलग अलग। भिन्न यानी अलग। जैसे गगन, आपकी बुक में जो है एक दो शब्द जो है गलत गलत दिया हुआ है, उसको छोड़ देना कि आप सोचोगे कि मैम आपने पूरा नहीं बताया। जैसे गगन, आकाश, अंबर और तारक, तारक इसमें नहीं आता है। और सेकेंड वन में आपको दिया हुआ है जल, कनक, नीर, पानी। कनक जो है वो इसका अर्थ नहीं होता है, जल का अर्थ कनक नहीं होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो देखो, गगन, आकाश, नभ और अंबर, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या है? अलग अलग हैं। आकाश, गगन, आकाश, नभ, अंबर, ये सब क्या है? शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो चारों का एक ही है। क्या मतलब होता है? एक ही मतलब होता है चारों का। आकाश यानी स्काई, उसको हम क्या कहते हैं? गगन, आकाश, नभ और अंबर, अंबर में तारे बहुत सुहारे हैं, ऐसे जो शब्द आपने सुने होंगे। उसी प्रकार जैसे जल, वाटर, है ना, जल, नीर, पानी और वारी। अब ये जो हो गया वारी, वारी जो शब्द है ये पानी ही है, मगर वारी है ना, वर्षा का जो पानी होता है ना, बारिश का पानी, उसको क्या कहते हैं? वारी कहते हैं। बाकी जो नॉर्मल वाटर हम बोलते हैं ना, जैसे जल शुद्ध हिंदी वर्ड हो गया, जैसे नीर हो गया वो संस्कृत वर्ड हो गया, पानी जैसे हिंदी का शब्द हो गया, और वारी जो है वो भी संस्कृत शब्द है, जो वर्षा के पानी को हम, वर्षा के जल को हम वारी कहते हैं, लेकिन ये भी एक जल का ही नाम है। तरु, तरु यानी जैसे हमने पीछे पद्यांश में पढ़ा था, तरु यानी पेड़, तरु पेड़ और वृक्ष, ये तीनों शब्द जो हैं वो अलग हैं, लेकिन अर्थ इनका एक ही होता है, पेड़। पेड़ को तरु भी कहते हैं, पेड़ कहते हैं, और वृक्ष भी कहते हैं। अब इसमें से कुछ शब्द जो है हिंदी के हैं और कुछ शब्द जो है वो संस्कृत के हैं। ये भी हम आपको बाद में तद्भव और तत्सम जब हम आपको समझाएंगे, संस्कृत से हिंदी शब्द और हिंदी से संस्कृत शब्द, उसमें मैं आपको आसानी से और आराम से बताऊंगी। सोना, जैसे सोने का, कनक तितलियां से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कनक, यानी कनक का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? स्वर्ण, सोना। सोना बहुत सारे लोग स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण भी एक संस्कृत वर्ड है, कनक भी संस्कृत वर्ड है, कुंदन भी, कुंदन कहते हैं ना, जैसे कुंदन की तरह चमक रहा है, यानी ब्राइटनेस दे रहा है। तो ये सारे शब्द जो है वो है क्या है? सोने के ही हैं, यानी भिन्नार्थ, यानी एक ही शब्द के अलग अलग शब्द। जैसे किसी का नाम सुरेंद्र होता है तो उसको सोनू, मोनू घर पे अलग अलग नाम से कह देते हैं, यानी एक ही इंसान के नाम अलग अलग होते हैं, मगर जो आदमी है वो एक ही होता है। उसी प्रकार इन सब वर्ड्स जो नेम है वो अलग अलग हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो एक ही है। अब आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं आपके भाषा की बात। तो भाषा की बात में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है विलोम शब्द, दूसरा हमने लिखा है उपसर्ग, तीसरा लिखा है प्रत्यय।
चौथा है लिंग और पांचवा है वचन। अब इसका अर्थ हम आपको आराम से समझाते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द किसको कहते हैं? उल्टे शब्द। उल्टे यानी जैसे टूटना, उसका अर्थ क्या हो गया? जुड़ना। जैसे गिरना, उसका क्या हो गया? उठाना। जैसे बैठना, खड़े होना। यानी जो भी शब्द आप बोलोगे उसका विपरीत शब्द आपको क्या लिखना है? विलोम शब्द में आपको उसका विपरीत शब्द लिखना है। जैसे खेलना, खेलना नहीं, खोलना। खोलने का क्या हो गया? बंद करना, है ना। ऐसे शब्द विलोम शब्द में आते हैं। अब उपसर्ग, उपसर्ग का क्या मतलब होता है? अब इसकी परिभाषा जो है वो व्याकरण में, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी। जैसे उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, इसकी भी एक परिभाषा होती है जो आपको डिटेल में जब हम व्याकरण समझाएंगे तब समझाएंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि उपसर्ग, उपसर्ग यानी उप यानी आगे लगने वाला। किसी भी बड़ी चीज के आगे हम क्या लगाते हैं भाई? उप जैसे उप प्रधान है, उप यानी बड़ा, आगे लगने वाला, है ना। तो हमारे पास जो उदाहरण के लिए आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि स्वदेश, परदेश, ऐसी चीजें हमारे पास है। अब स्वदेश का मतलब क्या होता है? जिस शब्द का जैसे कि ये उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जो भी शब्द होता है ना उसका अर्थ निकलना चाहिए। एक ही शब्द में दो अर्थ अगर निकलते हैं उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। और दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, उसको ही हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे स्वदेश, स्व का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्वयं, हम, खुद। स्व का मतलब हो गया यहाँ पे स्वयं से। अब स्वयं अपने आप में एक शब्द है या नहीं है? बताइए। मैं, स्वयं एक वर्ड है या नहीं है ना। देश, देश अपने आप में एक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। स्व का भी अर्थ निकलता है और देश का भी अर्थ निकलता है। उसी की तरह परदेश, पर यानी पराया। इसको शॉर्टकट में क्या कर दिया? हिंदी में तोड़ मरोड़ के शब्दों को क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। पर यानी पराया, देश यानी देश। दोनों का अर्थ निकल रहा है। एक ही वाक्य में दो शब्द हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये हो गया उपसर्ग। अब उपसर्ग में जो पहला शब्द होता है आगे लगने वाला, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे तो हम प भी कर सकते हैं, सिर्फ प को भी लिख सकते हैं न, प का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, पर का निकल रहा है पराया। स्व, स ये भी लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन स्व यानी स्वयं का अर्थ निकल रहा है। जिस शब्द का अर्थ निकले उसको उपसर्ग में हम डाल देते हैं। यानी अगर आपकी बुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स आए तो इसी प्रकार सोच समझ के आप उस पर क्लिक करना, टिक करना, है ना। अब आते हैं हम प्रत्यय पे। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे का अर्थ जो होता है उसको भारी बना दे, पीछे के शब्दों का अर्थ समझाए, उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुलकित, पुलकित में अब आप बोलोगे मैम, आप तो बोले कि पीछे का जो शब्द है वो भारी होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, अगर आपके मन में आ रहा है तो वेरी गुड, आना चाहिए। क्यों नहीं? कित क्यों नहीं आया? यहाँ पे इत क्यों लिखा है आपने? पीछे पुल, फिर कित लिखा है, तो इत क्यों लिखा है आपने? या फिर त लिखना था। तो जैसे मैंने समझाया है, उपसर्ग जो है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए और जो पुलकित है यानी प्रत्यय है उसका भी अर्थ, शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे अब इसमें कित में कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, कित का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो हम उस शब्द को क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे, बार बार हम बोलेंगे और ध्वनि को आराम से सुनेंगे, यानी साउंड को सुनेंगे। जैसे पुलकित, पुलकित, इत, बार बार आप ध्यान से सुनना, इस वर्ड को प्रोनाउंस करना, आप बार बार इस वर्ड को बोलना अपने मुंह से आराम से। पुलकित, पुलकित। इसमें देखो आपको कित कहीं नहीं आ रहा, पुलकित, इत, लास्ट में जो साउंड सुनाई दे रहा है वो इत का सुनाई दे रहा है, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? इत। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, सीमाहीन। अब आप बोलोगे मैम इसमें हीन ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो आप? तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। हीन, इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ हीन का ही आ रहा है, तो क्या करेंगे? साउंड से सुन लो भले ही तो। या फिर हीन का मतलब होता है छिन्न करना, किसी भी चीज को खराब कर देना, नीचा दिखाना। इसका अर्थ निकल रहा है सीमा का अपने आप में एक बाउंड्री, जैसे मैंने समझाया ही था आपको, एक अर्थ निकलता है। ये दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। और अगर आप ध्वनि की तरह से सुनने की कोशिश करोगे तो भी हीन ही आएगा, हीन हीन, इसमें कोई दूसरा साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका प्रत्यय हो गया हीन। अब लिंग, लिंग क्या है? लिंग यानी चयन करना, जैसे जेंडर,
फीमेल टू मेल वर्जन, मेल टू फीमेल है लिंग बदलना। लिंग बदलना किसे कहते हैं, यानी अगर आपको क्वेश्चन आ गया लिंग बदलो, तो उसमें जैसे कवि है, आपकी बुक में कवि आ गया, अब कवि का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि हो गया पुल्लिंग, अब इसको लिंग चेंज करना है यानी स्त्रीलिंग में बदलना है, आपको जेंडर चेंज करना है इसका, तो कवि का क्या हो गया कवित्री। उसी प्रकार आपकी बुक में बहुत सारे जो है वो दिए हुए हैं, जैसे लेखक, लेखक का मतलब हो गया लेखिका, है ना, जेंडर चेंज हो गया उसका। गायक, सिंगर यानी गायिका, अभिनेता यानी एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। उसी प्रकार आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लिंग चेंज करना, मेल टू फीमेल वर्जन में चेंज करना। अब वचन बदलो, वचन बदलो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो, सिंगुलर टू प्लूरल, यानी एक चीज से दूसरी चीज, एक चीज से अधिक चीजों को, एक चीज सिंगल चीज को हम सिंगल कहते हैं और उससे अधिक चीजों को प्लूरल, यानी वचन बदलना से एक वचन से बहुवचन, एक वचन यानी एक चीज और बहुवचन यानी बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं। जैसे आपको अगर आपके शब्द आ जाए कि सपना, सपना हो गया सिर्फ एक, है ना, कि मुझे सपना आता है, हम सिंगल बोलते हैं। फिर सपने, उसका बहुवचन क्या हो गया बहुत सारे सपने, जैसे कटोरी, बाउल, कटोरियाँ, जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, मेज, सोफे, तो इसी प्रकार एक चीज नहीं अनेक चीजें, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने की इसको हम वचन बदलना कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और आपका बच गया है, वो भी मैं आपको समझा दूँ। हाँ तो बच्चों, भाषा की बात में जो हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर बच गया था वो इस प्रकार है। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह, चिन्ह को सामासिक चिन्ह डैश ये वाला कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, ऊपर नीचे, ये एग्जाम्पल्स है। यानी इससे आप क्या समझ रहे हो कि भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। द्वंद्व क्या होता है, समास। अब समास जो है ये आप सोचोगे ये समास क्या आ गया, समास भी व्याकरण का एक रूप होता है, वो जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। समास चार प्रकार के होते हैं, वो आपको डिटेल में समझाऊंगी मैं, कौन सा समास कौन सा शब्द किस समास को दर्शाता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो है द्वंद्व समास, अब जैसे द्वंद्व, आप ये शब्द सुन के ही आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। द्वंद्व का मतलब होता है आपसी लड़ाई, आपस में युद्ध करना, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, ये क्या हो गया भिन्नार्थ। एक ही अलग अलग शब्द हैं, युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, ये एक अलग अलग शब्द है लेकिन इनका अर्थ क्या हो गया, वही हो गया ना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, तीनों का शब्द अर्थ एक ही है। तो द्वंद्व समास यानी द्वंद्व, आपस में लड़ाई करना, झगड़ा करना। कौन यहाँ पे कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आप और मैं? नहीं, यहाँ पे शब्द आपस में लड़ रहे हैं। द्वंद्व समास में जो होते हैं वो शब्द लड़ते हैं कि मैं बड़ा या तू बड़ा। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि देखो वो दोनों आपस में द्वंद्व करते करते इतना दूर तक चले गए, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई दोनों के बीच में, आपस में द्वंद्व से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे हाथापाई पे आ गए। द्वंद्व करना यानी आपस में आर्ग्यूमेंट करना। द्वंद्व का मतलब इंग्लिश में होता है आर्ग्यूमेंट करना, यानी तू बड़ा या मैं बड़ा, शब्दों की अपने आप में लड़ाई होती है। मतलब क्या होता है, आपको ऐसे शब्द दिखे ना जिनका दोनों का अर्थ परस्पर यानी इक्वली बराबर हो, यानी आपस में दोनों ही कोई किसी से कमजोर ना हो, दोनों इक्वल हो, उस शब्द को, वैसे शब्द अगर आपको आ जाए और आपको बोले कि ये कौन से समास से आया है पहचानिए, तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आपको ऐसे ABCD 4 देंगे, उसमें से आपको अगर ऐसे शब्द, अब आगे मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ, ऐसा आ गया तो आप द्वंद्व समास पे क्या करना, उसको टिक कर देना। यानी अब ये चिन्ह जो है, चिन्ह का क्या मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉमा हो गया और ये डैश का चिन्ह हो गया, इन चिन्हों को क्या है, और ये जो चिन्ह है ना, ये हिंदी में और को दर्शाता है। और यानी ये वाला और, एक्स्ट्रा वाला और यानी 2 प्रकार के और होते हैं। एक ये तुम उसकी और क्यों देख रहे हो, एक तो ये वाला और हो गया, उसकी तरफ देखने वाला और एक और एक्स्ट्रा वाला और, यानी मुझे और ज़्यादा चाहिए, ये वाला और। ये जो चिन्ह है ये इसको दर्शाता है, लेकिन हिंदी बुरी लगती है। अगर देखो भूखे और प्यासे, बीच में अगर और लगा देंगे तो गंदा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर और नीचे, अगर इसके बीच में वो और लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये क्या हुआ, लेखकों ने इसको तोड़ मरोड़ के क्या किया, बीच में इसको चिन्ह दे दिया ताकि सुंदर लगे और इजी हो जाए, हार्ड ना लगे। अब इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, भूखा और प्यासा, ऊपर और नीचे, सुख और दुख।
जैसे आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, शुभ और लाभ, हम और तुम, माता और पिता, अच्छा और बुरा, दिन और रात, भला और बुरा, पाप और पुण्य। अब आप बोलेंगे मैडम ये बराबर कैसे है मैम? तो आप देख लो ना, ऊपर का अपना एक अर्थ होता है, नीचे वो अपने आप में बराबर होता है। अब जैसे सुख अपने आप में जरूरी है, दुख का अपना मोल है। माता और पिता दोनों इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि माँ इंपॉर्टेंट है या पिताजी इंपॉर्टेंट है, दोनों अपनी जगह जरूरी है। और सुख अपनी जगह जरूरी है, दुख अपनी जगह, शुभ अपनी जगह जरूरी है, लाभ अपनी जगह जरूरी है। हम और तुम वो सब अपनी अपनी जगह, तुम अपनी जगह जरूरी हो, मैं मेरी जगह, अच्छे अपनी जगह और बुरे अपनी जगह। यानी एक ऐसे शब्द जो दोनों शब्द आपस में बराबर हों, द्वंद्व करते हों कि मैं तुझसे बड़ा और तू मुझसे बड़ा, उस समास को क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, द्वंद्व समास में हम रखेंगे। तो आगे से ये आप ध्यान रख के टिक करना। और मैंने ना भाषा की बात और ये समझाने की कोशिश की है आपको। अब आपके बच गए लिखिए, सुनिए, पढ़िए। तो अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या आप वो लिखिए, सुनिए, पढ़िए भी मुझसे डिटेल्स में सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, या मैं इतना पढ़ा के रहने दूँ, आगे का चैप्टर पढ़ाऊँ। रही बात इसकी कि आप मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो भी आपको सुनना है, पढ़ना है, अगर इसमें कुछ आगे पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आगे भी नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए